Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I am CA Rohit Sipad, All India ranker at all levels of CA exam. Today I am going to share the economic law strategy and going to answer the question that students frequently ask to me. So this video might be long, so you can refer the description box for referring the relevant part that you want to know. And this video is going to be in Hindi, so those who are not much comfortable can refer this PDF directly on my Telegram channel. You can find the link of the Telegram channel in the description box. So let's start the video. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे जनरली पूछते हैं कि इकोनॉमिक लॉ को कैसे प्रिपेयर करें या इकोनॉमिक लॉ की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक लॉ बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, उसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट या हार्ड नहीं है और स्ट्रैटेजी भी बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले क्या रेफर करना है, आपको सबसे पहले कोचिंग के कंसेप्ट नोट्स रेफर करने हैं। तो अगर आपने कोचिंग ली है तो कोचिंग के जो कंसेप्ट नोट्स बनाए होंगे आपने या फिर कोई फैकल्टी से मिले होंगे उनको रेफर करना है। वैसे कोचिंग की जरूरत नहीं है इकोनॉमिक लॉ में, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि अगर उनको कोचिंग से गाइडेंस मिलता है या उनका कोर्स फटाफट या फास्टली कवर हो जाता है तो वो कोचिंग ले सकते हैं, बट कोचिंग की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोचिंग नोट्स कंसेप्ट नोट्स कवर करने के बाद और जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो बेस्ट है। मैंने भी सेल्फ स्टडी करी थी और मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ वो सभी सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर कोचिंग ले लेते हैं, लेकिन पढ़ते सेल्फ ही है। तो सेकंड चीज़ आपको रेफर करनी है वो है आईसीआई का स्टडी मैट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईसीआई भी यही एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे आईसीआई का स्टडी मैट पढ़ेंगे और आईसीआई का स्टडी मैट पढ़कर ही एग्जाम में आंसर देंगे, और जो भी सजेस्टेड आंसर बनते हैं वो भी आईसीआई के स्टडी मैट से ही बनते हैं। तो आपको आईसीआई का स्टडी मैट पढ़ना है। आईसीआई का स्टडी मैट पढ़ते हुए आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप आईसीआई का स्टडी मैट पढ़ो उसके अंदर आपको जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट्स या मॉनिटरी लिमिट्स दिखे तो उसको आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट के पेपर आते हैं उसके अंदर जो एमसीक्यू होते हैं या फिर कुछ कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर भी आईसीआई डायरेक्टली जब मॉनिटरी लिमिट्स या टाइम लिमिट्स वो डायरेक्टली पूछ लेता है। तो अगर आपने हाईलाइट कर रखा होगा तो एग्जाम में जब आप उसका आंसर ढूंढ रहे होंगे ओपन बुक में तो आपको फटाफट से वो हाईलाइट पार्ट दिख जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है आईसीआई स्टडी मैट में। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है आईसीआई स्टडी मैट पढ़ते वक्त कि एग्जाम के अंदर जितने भी लॉज है, जितने 7 चैप्टर्स है इकोनॉमिक लॉ में, सबका वेटेज इक्वल है। कैसा नहीं है कि जो चैप्टर बड़ा है उसका वेटेज ज़्यादा है, तो जो चैप्टर स्मॉल है तो उन पे आप ज़्यादा फोकस रखो क्योंकि सबका वेटेज सेम है। अगर आप स्मॉल चैप्टर पे ज़्यादा फोकस रखते हो, आप उसको बढ़िया तरीके से कवर कर लेते हो, तो एग्जाम में ये रहेगा कि अगर उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसमें पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वही कुछ बड़े बड़े चैप्टर है जैसे आईबीसी जो 200 प्लस पेजेस का हो गया है, तो उस अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो बेटर यही होगा कि आप जो स्मॉल चैप्टर है वो पहले अच्छे से कवर करो, उसके बाद जो बड़े चैप्टर है उसमें आप जाओ। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टडी मैट को पढ़ते वक्त। तीसरी चीज़ जो आपको पढ़नी है वो है इंस्टीट्यूट का केस स्टडी डाइजेस्ट। तो इंस्टीट्यूट का केस स्टडी डाइजेस्ट में 55 प्लस केस स्टडीज है। अगर आपके पास टाइम है तो सारी ही सॉल्व करनी चाहिए, आइडियली वो ही होना चाहिए, लेकिन बच्चों के पास टाइम नहीं होता है और बच्चे इसमें इतना टाइम नहीं दे भी नहीं पाते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप एटलीस्ट 15 से 20 केस स्टडी सॉल्व जरूर करो इसमें से। और जब आप सॉल्व करो तो उसको आप स्टडी मैट का जो इंडेक्स है उसके थ्रू सॉल्व करो। स्टडी मैट का इंडेक्स अगर आपको चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा मेरे। तो आप जब केस स्टडी डाइजेस्ट को सॉल्व करते हो तो आपको स्टडी मैट के इंडेक्स से ही सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम में 5 केस स्टडी आएगी जिसमें से हो सकता है 1 या 2 केस स्टडी रिपीट आए जिसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मोस्टली 4 से मतलब 3 या 4 केस स्टडी तो नहीं आएगी। उसको आपको स्टडी मैट के इंडेक्स से ही सॉल्व करना है। तो आप घर पर ही प्रैक्टिस करो कि आप एटलीस्ट 15 से 20 केस स्टडी सॉल्व करो। इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको पता पड़ता है कि किस प्रोविजन का क्या एप्लीकेशन है। और दूसरी चीज़ आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका स्टडी मैट इंडेक्स पे थोड़ा ग्रिप भी आ जाएगा। तो आपको एटलीस्ट 15 से 20 केस स्टडी तो सॉल्व करनी ही है। तीसरी चीज़ जो है वो है केस लॉ समरी। तो इंस्टीट्यूट ने एक केस लॉ की बुक भी रिलीज कर रखी है जो शायद 160 पेजेस की है, 160 पेजेस की। सो उसको रीड करना मुझे इतना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखे तो इतना बेनिफिट नहीं लगता उसको पूरा रीड करने में, क्योंकि उसके अंदर 2-3 बातें हैं। उसके अंदर सबसे पहले केस लॉ का वेटेज एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं और उनका वेटेज भी 2 या 6 मार्क्स के अप्रॉक्स होगा। तो अगर आप वो 160 पेजेस की बुक को रेफर करते हो उसमें से भी अगर आपको 2 या 6 मार्क्स ही मिलने वाले हैं तो उसका उतना आउटपुट नहीं है। सेकंड चीज़, उस बुक की जो केस लॉ की जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ी डिफिकल्ट है, तो उसको पढ़ने में उसको समझने में बहुत टाइम जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप केस लॉ की समरी रेफर करो। जो मेन बुक है उसको रेफर मत करो, लेकिन हाँ अगर आपके पास टाइम है और आपको फुल प्रिपरेशन करनी है तो आप उसकी जो मेन बुक है उसको भी रेफर कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है आपको रेफर करना चाहिए सजेस्टेड आंसर और एमटीपी। सो दीज आर गुड टू हैव थिंग, मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो जरूर सॉल्व करो, सजेस्टेड आंसर सॉल्व करो। और सजेस्टेड आंसर भी आपको केवल जो लास्ट 2 अटेम्प्ट हुए हैं उनके ही सॉल्व करने हैं।
क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी केस स्टडी रिपीट नहीं आए लेकिन कुछ क्वेश्चन रिपीट आ जाते हैं, और वो कुछ क्वेश्चन ज़्यादातर सजेस्टेड आंसर से ही आते हैं, जो भी पास्ट ईयर जो रिसेंट पेपर के होते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है इकोनॉमिक लॉ को पढ़ते टाइम। दूसरी चीज़ जो बच्चे पूछते रहते हैं कि भैया क्या क्या चीज़ें एग्जाम में हमको कैरी करनी है, तो उस उन सब की मैंने एक लिस्ट बना रखी है कि आपको क्या क्या चीज़ें एग्जाम में कैरी करनी है, और वो लिस्ट सब मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड करके अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखी है, और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आईसीआई का स्टडी मैट लेके जाना है जो इससे आपने पढ़ाई करी है। तो ऐसा मत करना कि आप मतलब आपने पढ़ाई किसी और स्टडी मैट से करी और एग्जाम में आप नया स्टडी मैट लेके जा रहे हो। जिससे आपने पढ़ा है वही स्टडी मैट लेके जाओ। बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि अगर हम स्टडी मैट में कुछ लिखते हैं तो क्या वो जो एग्जाम हॉल में वो अलाउड होगा कि नहीं होगा। तो इंस्टीट्यूट का क्लियर गाइडलाइन है कि आप कुछ भी मटेरियल लेके जा सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। आप आईसीआई का स्टडी मैट, आईसीआई का केस, आईसीआई के पास्ट ईयर पेपर, तो आप कुछ भी मटेरियल एग्जाम में लेके जा सकते हो और कोई भी आपको मना नहीं करेगा। तो आपको आईसीआई का स्टडी मैट लेके जाना है। दूसरी चीज़ जो आपको लेके जानी है वो है केस स्टडी डाइजेस्ट लेके जानी है, जिससे आपने सॉल्व करी है केस स्टडीज पहले भी। उसके बाद आपको एक केस स्टडी कॉम्पिलेशन लेके जाना है। तो ये केस स्टडी कॉम्पिलेशन क्या है? सो ये केस स्टडी कॉम्पिलेशन है जो मैंने प्रिपेयर किया है, जिसके अंदर पास्ट पेपर, एमटीपी, जो इंस्टीट्यूट का जर्नल है, तो उसमें जितनी भी इंस्टीट्यूट ने आज तक केस स्टडीज पूछी है वो सब इसके अंदर कवर है। उसके बाद आपको स्टडी मैक्स का इंडेक्स लेके जाना है, और उसके बाद आपको एक केस स्टडी इंडेक्स लेके जाना है। इस केस स्टडी इंडेक्स का क्या यूज़ है? तो इस केस स्टडी इंडेक्स के थ्रू आप एग्जाम में पता लगा सकते हो कि कौन सी केस स्टडी रिपीटेड आई है या फिर कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड आया है, मतलब पास्ट ईयर पेपर में से। सो इसके ऊपर मैंने एक पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उसको रेफर कर सकते हो और इस केस स्टडी इंडेक्स का भी यूज ले सकते हो। इसके बाद आपको जो आईसीआई की सिग्निफिकेंट केस लॉ की बुक है, जो 160 पेजेस की बुक है, वो भी आपको कैरी करके जानी है। भले ही आपने उसको पढ़ा ना हो, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाए कि आपको ये केस लॉ वहाँ पर लिखना है, तो आप इजीली उस बुक में से देख के लिख सकते हो। और वैसे इसका इतना यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी विदाउट, तो वाई टू टेक एनी रिस्क, वी कैन अवॉइड दिस रिस्क बाई कैरिंग दिस बुक। तीसरी नेक्स्ट चीज जो आपको लेके जानी है वो है केस लॉ की समरी। सो केस लॉ की समरी जो आपने पहले पढ़ी है, जो शायद 15 से 20 पेज की होती है, जिसके अंदर पूरा केस लॉ का समरी या फिर कंक्लूजन होता है, वो आपको कैरी करना है। दूसरा, आपको पेनल्टीज की लिस्ट कैरी करनी है। सो पेनल्टी की लिस्ट जो आपको कैरी करनी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी हाईलाइट कर चुके होगे अपने मॉड्यूल के अंदर, और पेनल्टी भी बहुत सारी है। सो दिस यू कैन कैरी फॉर जस्ट रिविजन पर्पज। का मार्क्स केवल 2 मार्क्स का एमसीक्यू आता है। सो आपको अगर अगर एग्जाम में टाइम है तो ही आपको इसका यूज़ करना है। इसके थ्रू आप जो भी रिपीटेड एमसीक्यू उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसका आंसर चेक कर सकते हो। सो इसके अंदर बोथ क्वेश्चन और आंसर दोनों है, वो भी A to Z फॉर्मेट में सॉर्ट कर रखे हैं, और हर एक्ट वाइज उनको मैंने सेपरेट कर रखा है। सो आप इस पीडीएफ को रेफर कर सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि इसको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है केस स्टडी की अमेंडमेंट लिस्ट। सो दिस इज आल्सो आई हैव रिसेंटली प्रिपेयर्ड। सो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो भी केस स्टडीज, जो इस केस स्टडीज कॉम्पिलेशन में है, इसके अंदर केस स्टडी कॉम्पिलेशन में मैंने कोई भी आंसर अपडेट नहीं किया है। जो आंसर इंस्टीट्यूट ने दिया था वो का वही आंसर इसके अंदर आपको मिलेगा। सो अभी क्या हुआ है कि इसके अंदर मई 18 से लेकर नवंबर 22 तक के क्वेश्चन है या केस स्टडीज है। तो हुआ यह है कि बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं जिनकी वजह से उनके आंसर चेंज हो गए होंगे। सो इसके अंदर मैंने एक लिस्ट बनाई है कि कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं अमेंडमेंट की वजह से, और वो अमेंडमेंट क्या है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये लिस्ट को रेफर करना है, और आपको अपने केस स्टडी कॉम्पिलेशन में जाकर वो क्वेश्चन को मार्क कर लेना है। इसके अराउंड 10 या 12 या 15 क्वेश्चन हैं जिसमें आंसर चेंज हुआ है, तो आपको वो क्वेश्चन मार्क कर लेने हैं। तो अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको जब उनका आंसर लिखना है तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें अमेंडमेंट है और मेरे को अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है। तो ये सब चीज़ें आपको एग्जाम के लिए कैरी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं कि कुछ टिप्स जिससे आपको एग्जाम में स्कोर इंप्रूव करने में बहुत हेल्प होगी। सो पहली जो ट्रिप है कि आपको जो स्मॉल चैप्टर है उन पर ज़्यादा फोकस रखना है, और जो बड़े चैप्टर है उनको आपको बाद में करना है। ऐसा नहीं है कि आपको उनको छोड़ना है, लेकिन स्मॉल चैप्टर पे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि हर चैप्टर का इक्वल वेटेज रहेगा। और अगर आपने स्मॉल चैप्टर ढंग से कर रखा है तो आप उन स्मॉल चैप्टर के क्वेश्चन में इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्योंकि जितना टाइम अगर आपको एक बड़े चैप्टर जैसे आईबीसी जो 200+ पेजेस का है, जितना टाइम आपको वो एक चैप्टर करने में लगेगा, उतने टाइम में आप 2 छोटे चैप्टर आराम से इजीली कर सकते हो। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि स्मॉल चैप्टर पे ज़्यादा फोकस रखना है। दूसरा जो है वो है केस स्टडी इंडेक्स। सो केस स्टडी इंडेक्स से आप रिपीटेड केस स्टडी आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो अगर कोई केस स्टडी रिपीट आती है तो आप उसको उसके थ्रू आइडेंटिफाई करके उसका आंसर कॉपी पेस्ट कर सकते हो और उसके अंदर पूरे नंबर स्कोर कर सकते हो। तीसरी जो चीज़ है कि आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसके अंदर मल्टीपल सब पार्ट हो। तो इसका क्या मतलब है कि मान लो एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ट्राई करो कि आप वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो ही करो जिसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स हो। जैसे
कि एक क्वेश्चन के अंदर 15 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है। सो ऐसा भी हो सकता है कि एक केस स्टडी के अंदर 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन हो और एक केस स्टडी के अंदर 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन हो। तो आपको वो केस स्टडी अटेम्प्ट करनी है जिसके अंदर मल्टीपल सब पार्ट है, मतलब जिसके अंदर 5 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, वो आपको अटेम्प्ट करनी है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अगर कोई बड़े क्वेश्चन में आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक करी तो आपके पूरे नंबर कट जाएंगे, लेकिन अगर कोई स्मॉल पार्ट में अगर आपने कम मिस्टेक करी है तो उसमें आपके पूरे नंबर नहीं कटेंगे और उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको वो 4 घंटे 15 मिनट में क्या करना है, दैट विल डिसाइड योर रिजल्ट। सो इनिशियल जो फर्स्ट 15 मिनट होता है, जो रीडिंग टाइम होता है, उसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले केस स्टडी इंडेक्स के थ्रू आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी केस स्टडी रिपीट हुई है। देर आर वेरी हाई चांस कि कोई ना कोई एक, कम से कम एक केस स्टडी रिपीट होगी क्योंकि हर एग्जाम में हो रही है। और आपको जैसे ही वो केस स्टडी आइडेंटिफाई हो जाती है तो आपको सबसे पहले वही केस स्टडी सॉल्व करनी है। आप जब भी केस स्टडी सॉल्व करो तो एग्जाम में टोटल 5 केस स्टडी आएगी, उसमें से आपको 4 केस स्टडी अटेम्प्ट करनी है और पेपर भी 4 घंटे का होता है। तो आप ट्राई करो कि हर घंटे में आप एक केस स्टडी कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो केस स्टडी रिपीट नहीं है, जो मतलब नई केस स्टडी है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि बाकी की जो केस स्टडीज है उसमें से आपको कौन सी अटेम्प्ट करनी है और कौन सी एक केस स्टडी आपको छोड़नी है। तो ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, आपको 2-3 चीज़ों पर ध्यान रखना है। पहला, जो मेरा खुद का तरीका है कि मैं ट्राई करता हूँ कि जो केस लॉ का जो क्वेश्चन है, जो मैं पढ़ के नहीं आया हूँ, उसको मैं छोड़ दूँ। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसको पढ़ो। आपको लगता है कि ये सब क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ रखे हैं या फिर ये क्वेश्चन सब सिंपल है, तो उसके बेसिस पे डिसाइड करो। आपको केस स्टडी पढ़ के डिसाइड नहीं करना है कि कौन सी केस स्टडी आपको करनी है। आपको जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे रखे होंगे उसको, उनके बेसिस पे डिसाइड करना है कि आपको कौन सी केस स्टडी सॉल्व करनी है और कौन सी छोड़नी है। और एमसीक्यू पे आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप सब चीज़ पढ़ोगे तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा सिलेक्शन करने में कि आपको कौन सी केस स्टडी करनी है, और पेपर वैसे भी बहुत लेंदी रहता है। तो आप ट्राई करो कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि आपको कौन सी केस स्टडी करनी है। उसके बाद जो आपको करना है कि कोई भी न्यू केस स्टडी आती है तो आपको सबसे पहले उसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद आपको जो भी रिलेवेंट पार्ट है केस स्टडी का वो पढ़ना है। आपको कभी भी पूरी केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि केस स्टडी बहुत बड़ी आती है और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरी केस स्टडी पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसका रिलेवेंट पार्ट आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि कौन से केस स्टडी के कौन से पार्ट में होगा। फिर उस रिलेवेंट पार्ट को पढ़ो, फिर क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बेसिस पे आंसर दो। और आंसर के लिए आप अपना स्टडी मेट का इंडेक्स यूज कर सकते हो कि जो जिस प्रोविजन के बेसिस पे आप आंसर दे रहे हो वो प्रोविजन कौन से पेज पे है, तो आप उस पेज पे जाकर वो प्रोविजन सेम टू सेम लिख सकते हो। So this is the way how to answer the new case studies question that has been asked in the exam. और नेक्स्ट थिंग पे वो जाते हैं कि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हम लोग एग्जाम में अगर कोई केस स्टडी रिपीट आती है तो क्या हम उसको सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सो अगर केस स्टडी कॉपी पेस्ट आती है और उसके अंदर उस क्वेश्चन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि जो जो एग्जामिनर है उसके पास जो आंसर जाएगा उसके अंदर भी सेम टू सेम आंसर आएगा। सो अगर आप सेम आंसर, अगर आपका आंसर और इंस्टीट्यूट का आंसर मैच होता है तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर उस क्वेश्चन के अंदर अमेंडमेंट है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आंसर क्या चेंज हो रहा है। तो अमेंडमेंट के लिए मैंने अलग से एक लिस्ट बना रखी है कौन कौन से क्वेश्चन में अमेंडमेंट है, उसको आप रेफर कर सकते हो। दूसरा है एक इश्यू और रहता है कॉपी पेस्ट करने में कि बहुत टाइम जाता है कॉपी पेस्ट करने में। सो बेटर यही होगा कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम जा रहा है आपका, सो जो इनिशियल जो फ्यू लाइन्स है उनको सेम कॉपी पेस्ट करो, एज इट इज लिखो। बाकी के वर्डिंग को अपने ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो। उसके बाद जो है कि जो क्वेश्चन केस स्टडी कॉम्पिलेशन में क्या वो सब अपडेटेड है, ये भी बच्चे बहुत से डाउट पूछते हैं कि केस स्टडी कॉम्पिलेशन अपडेटेड है कि नहीं है। तो उसके अंदर जो भी क्वेश्चन या आंसर दे रखे हैं वो सेम टू सेम आईसीआई से लिए गए हैं। उसके अंदर मैंने कोई भी आंसर में चेंज नहीं किया है, लेकिन मैंने एक केस स्टडी की अमेंडमेंट लिस्ट प्रिपेयर करी है जिसके अंदर जिन जिन क्वेश्चंस का आंसर चेंज होने वाला है उन सबकी एक लिस्ट है और क्या क्या अमेंडेड लॉ है तो वो सब उसके अंदर दे रखा है। तो आप उसको रेफर करो और उन क्वेश्चंस को मार्क करो कि जिनका आंसर चेंज होने वाला है, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जो बच्चे मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पास जो पुराना मटेरियल है, जो आपने मई 21 में या फिर जो आपने मई 22 में, दिसंबर 21 में रिलीज किया था, हमारे पास वो वाला मटेरियल है, तो हम लोग कौन कौन से नए प्रिंट लें। सो अगर आपके पास कोई सा भी वर्जन हो इसका मटेरियल का, तो आपको एक चीज़ है जो प्रिंट लेनी ही लेनी है, वो है न्यू केस स्टडी इंडेक्स। तो आपको ये हमेशा ही प्रिंट लेना है। उसके बाद आपके एग्जाम के बाद जो भी एडिशन हुए, जैसे मई 22 के बाद जो भी एडिशन हुए हैं, फर्स्ट जो है मई 22 का सजेस्टेड आंसर हुआ है, उसके बाद अक्टूबर 22 का एमटीपी आया है, तो आपको ये दोनों प्रिंट लेने हैं। उसके बाद आपको केस स्टडी इंडेक्स का प्रिंट लेना है। उसके बाद आपको एक केस स्टडी अमेंडमेंट लिस्ट है, इसका प्रिंट लेना है। तो इन सब चीज़ों का प्रिंट लेना है। आप इस पीडीएफ को रेफर कर सकते हो कि आपके पास कौन सा वर्जन है और आपको क्या क्या एडिशनल प्रिंट लेना है, तो ये आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि इकोनॉमिक लॉ में कितना टाइम लगता है और कितना टाइम देना चाहिए।
तो कंपेरेटिव टू अदर सब्जेक्ट मुझे लगता है कि इकोनॉमिक लॉ इज मच मोर स्कोरिंग। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने पेपर 4 पढ़ रखा है फर्स्ट ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पर 3 लॉ तो सेम टू सेम है। उसके बाद जो एडिशनल लॉ है वो भी ज़्यादा बड़े नहीं है, आपको बहुत कम एफर्ट में वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाएंगे। सो फर्स्ट रीडिंग में मेरे अकॉर्डिंग स्टडी मैट को पढ़ने में आपको कम से कम 3 से 4 दिन जाएंगे। उसके बाद अगर आप केस स्टडी डाइजेस्ट से केस स्टडी सॉल्व करते हो, तो उसमें आप मान के चलो कि आप 2 दिन तो आराम से उसको बैठ के सॉल्व कर रहे हो। तो फर्स्ट रीडिंग में आपको केवल ये 2 चीज़ें ही देखनी है। फर्स्ट आपको स्टडी मैट देखना है, दूसरा आपको केस स्टडी डाइजेस्ट से केस स्टडी सॉल्व करनी है। फिर अगर आपके पास टाइम है सेकंड रीडिंग का, तो सेकंड रीडिंग भी कर सकते हो। सेकंड रीडिंग में अगेन आपको केस स्टडी डाइजेस्ट के कुछ केस स्टडी सॉल्व करनी है और स्टडी मैट का एक बार वापस रिवीजन करना है। और 1 डे बिफोर एग्जाम या 1.5 डे बिफोर एग्जाम आप ये प्रैक्टिस करो कि आप केस स्टडी जो आपका स्टडी मैट है उसको आप ढंग से पढ़ रहे हो एक बार। उसके बाद आप अपने केस स्टडी डाइजेस्ट में से कम 5 से 10 केस स्टडी सॉल्व करके जा रहे हो, वो भी स्टडी मैट के इंडेक्स से, ताकि स्टडी मैट के इंडेक्स पे आपका ग्रिप रहे और एग्जाम में अगर कोई नई केस स्टडी आती है तो वो आपको पता रहे। और दूसरा मैंने एक वीडियो डाल रखा है कि हाउ टू यूज द केस स्टडी इंडेक्स। तो अगर एग्जाम में कौन सी केस स्टडी रिपीट हुई है ये आइडेंटिफाई करना हो, तो इसके लिए एक वीडियो डाल रखा है, उसको जरूर देख के जाना। और अंडरस्टैंड करना कि जो भी मटेरियल आप एग्जाम में कैरी कर रहे हो, कि ये सब मटेरियल जो भी आप कैरी कर रहे हो इसका यूज पता हो आपको कि इसको एग्जाम में यूज कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको यूज पता होगा तभी इन सबको सेंस से लेके जाने का। अगर आपको यूज ही नहीं पता तो फिर आप केवल वजन लेके जा रहे हो एग्जाम में, जिनका कोई सेंस नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। So thank you for watching this video and all the best for exams.